Hello students, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Pawar and today we are going to discuss a very important local law regarding the Rajasthan APO exam. As you know that student, the Rajasthan APO exam will be conducted on 19th Jan 2025 Sunday. Okay? राजस्थान एपीओ का एग्जाम 19 जनवरी 2025 में कंडक्ट होने जा रहा है ऑन संडे और इस राजस्थान एपीओ के एग्जाम में आपके 3 लोकल लॉज को पूछा जाना है और ये राजस्थान का जो एग्जाम होने जा रहा है ये ओल्ड लॉ के बेस पर इट मींस दैट इस राजस्थान के एपीओ में एग्जाम में आपका सीआरपीसी एविडेंस और आईपीसी ही पूछा जा रहा है, न्यू लॉज नहीं आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा है। ठीक है, बट इसमें मेजर लॉज के साथ और माइनर लॉज के साथ इस जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम है इसमें आपके मेजर लॉ भी आने हैं, मेजर लॉज, आपके माइनर लॉज भी आएंगे, माइनर लॉज भी, और मेजर लॉ और माइनर लॉज के साथ प्लस आपके लोकल लॉज भी हैं और आपका लैंग्वेज का पार्ट भी है। लैंग्वेज में आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। क्लियर? तो मेजर लॉज, माइनर लॉज आर्म्स एक्ट, एससी एसटी एक्ट, ठीक है, और पोक्सो आपका जीजी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये रहेंगे। और लोकल लॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्जाम। स्टूडेंट लोकल लॉज को बहुत लाइटली लेते है ना, बट लोकल लॉज बहुत बार है ना आपको ना मेरिट में लेकर आ जाता है और बहुत बार आपको मेरिट से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए आई एम ऑलवेज सेइंग टू स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी स्टेट को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस स्टेट को प्रिपेयर करते हुए उसके प्री या मेंस किसी में भी लोकल एक्ट आते हैं तो उस लोकल एक्ट को अच्छी तरीके से रेडी कीजिए। ओके, तो इस राजस्थान के एपीओ के एग्जाम में 3 लोकल एक्ट आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, और उसी 3 लोकल लॉज को हम आपको कवर कराएंगे। आज जो हम लोकल लॉ कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992। क्लियर? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझ लेते हैं, इसकी भूमिका को समझ लेते हैं, फिर आगे इस एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को आपको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने राज्य में जो भी एग्जाम कराएं वो एग्जाम फेयर तरीके से एग्जाम हो। इट मींस दैट उसमें किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, उसका कोई लीकेज ना हो। अगर ऐसा होता है सो देन इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। ऑब्वियसली ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना एग्जाम दे रहा है और एक वो स्टूडेंट जिसको चीटिंग कर या जिसको लीकिंग के कारण जो पेपर लीक हो जाते हैं उसके कारण उसको बेनिफिट मिल जाता है, सो देन इट इज अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल नंबर 14। सभी को सेम सर्कमस्टांसेस में सेम सराउंडिंग्स पर सफलता के लिए आगे बढ़ाना है एंड दैट इज अ वेलफेयर स्टेट, वो वेलफेयर स्टेट है। तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में उस पेपर के लीक को रोकने के लिए और आर्टिकल नंबर 14 को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं हम? अनफेयर मींस को प्रिवेंट कर रहे हैं। इट मींस दैट फेयर एग्जाम होने चाहिए। कैसे मींस के साथ एग्जाम होने चाहिए? फेयर मींस के साथ। अगर कोई भी एग्जाम अनफेयर मींस के साथ हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोहिबिट करेंगे, हम उसको पनिश करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम कैसे होने चाहिए? एकदम फ्री एंड फेयर। ओके, तो उसी में राजस्थान गवर्नमेंट का एक एक्ट है, दिस इज दैट पर्टिकुलर एक्ट, और आज इसी एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा स्टूडेंट। देखिए, 2 तरीके पर एग्जाम लीक होते हैं, 2 स्तर पर कह लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कि आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई स्टेट का कोई एजुकेशन बोर्ड है, 10th के एग्जाम है, 12th के एग्जाम है, यूनिवर्सिटीज़ के अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम है, वो भी लीक होते हैं।
ठीक है, आपको याद होगा सीबीएसई का पेपर भी लीक हुआ था 12th का, ठीक है, वहां पर भी काफी इशू हुए थे, ठीक है, तो वो भी पेपर लीक होते हैं, तो क्या वो भी इसके अंदर आते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसी के पेपर लीक होते हैं उसी के बारे में एक्ट? ध्यान से समझिए, एक एक्ट, नया एक्ट आया है 2022 का राजस्थान में, 2022 का एक्ट। इन दोनों एक्ट को अच्छी तरह से देखना। जो 1992 यानी कि जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ, ये जो एक्ट है ये सिर्फ एक्ट अप्लाई होता है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पर या फिर जो एजुकेशन बोर्ड है 10th है 12th है उनके एग्जाम पर। ये रिक्रूटमेंट यानी कि वैकेंसीज पर अप्लाई नहीं होता। 2022 से पहले होता था, 2022 से पहले ये एक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि वैकेंसीज पर भी अप्लाई होता था, पर ये अब नहीं होता। वैकेंसीज के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए अब एक न्यू लॉ लाया गया है 2022 का, उसको हम इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले याद रखना कि 2022 से पहले सिर्फ एक ही लॉ था सभी तरह के एग्जाम के लिए, और वो था द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। बट आफ्टर द 2022 नाउ इट्स अ डिवाइड। अब जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हैं, जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम हैं, उनके लिए तो रह गया है 1992, और अब जो रिक्रूटमेंट जिससे होती है, वैकेंसीज जो आती हैं, अगर उसमें कोई पेपर लीक होता है तो उसके लिए आ गया है 2022 का। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्ट है इसका इनेक्टेड डेट देख लेते हैं स्टूडेंट। इनेक्टेड डेट, आफ्टर डेट इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट, ठीक है। इसका एक्ट नंबर क्या है, एक्ट का एक्ट नंबर, एंड हाउ मेनी सेक्शंस इन दिस एक्ट, हाउ मेनी, okay. So what's the enacted date? So the enacted date is 8th November 1992, 8th November 1992, 8th November 1992। enforcement date क्या है स्टूडेंट? 11th November 1992। the enacted date of this act is 8th November 1992 and the enforcement date of this act is 11th November 1992। the act number 27 of 1992, and how many sections? So the total sections are 8. This is the enacted date, enforcement date, act number and sections. Okay, the enacted date is 8th November 1992, the enforcement date is 11th November 1992, and act number है 27 of 1992 and section है इसमें total 8। Okay student, चलिए। The Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992, ओके। एक्ट नंबर 27 हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्ट नंबर 27 ऑफ 1992 रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑन द 8th डे ऑफ द नवंबर 1992। इट मीन्स दैट इट्स अ एसेंट डेट, इट्स अ एसेंट डेट, इनेक्टेड डेट जिसको हम कहते हैं 8th नवंबर 1990, ओके। चलिए, An act, it's a preamble of this act, it's a preamble of this act। यहां से भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, याद रखना प्री में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस एक्ट का प्रिम्बल है और प्रिम्बल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। देखिए, एन एक्ट टू प्रिवेंट, ये एक्ट क्या है? प्रिवेंट करता है स्टूडेंट। किस चीज को प्रिवेंट करता है? सबसे पहले आप ये समझिए, यानी कि इस जो एक्ट का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है प्रिवेंट करना। पर क्या प्रिवेंट करना? तो यहां से देखिए, द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, पहला, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? कि जो क्वेश्चन पेपर है उनके लीकेज को प्रिवेंट करना, लीकेज नहीं होने देना है, ठीक है, लीक नहीं होने देना है, ठीक है। सेकेंड, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन, सेकेंड, इट्स अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, जो अनफेयर मीन्स यूज होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, उनको प्रिवेंट करना, उनके यूज को प्रिवेंट करना, उनको यूज नहीं होने देना है। किसको? अनफेयर मीन्स को। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अनफेयर मीन्स क्या होते हैं डेफिनेशन क्लोज में, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनफेयर मीन्स क्या है डेफिनेशन क्लोज में, ओके। एट पब्लिक एग्जामिनेशन, तो ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। एंड अब ये तो हो गया प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है क्वेश्चन पेपर के लीकेज को, और ये प्रिवेंट करता है अनफेयर मीन्स को,
कि अनफेयर मीन्स का यूज नहीं होने देना है एग्जाम में। और ये एग्जाम क्या कर, ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, देखना यहां पे था प्रिवेंट, अब ये प्रिवेंट के लिए 2 पॉइंट थे, फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ इट्स अ प्रोवाइड। साथ में ये प्रोवाइड भी करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। इस एक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी कनेक्टेड मैटर्स हैं, उन कनेक्टेड मैटर्स को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेन है इसका यहां तक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, कोई बताएगा मुझे? तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं होने देना है और अनफेयर मींस को यूज नहीं होने देना है। अनफेयर मींस को यूज होने से रोकना है और क्वेश्चन पेपर के को लीक होने से रोकना है, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। बेयर एक्ट को पढ़ने की एक आर्ट होती है, इस आर्ट को डेवलप कीजिए स्टूडेंट्स। इस आर्ट को डेवलप करोगे तो कभी कोई आपको एग्जाम, आपको कोई बेयर एक्ट कभी कोई हार्ड नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, दिस इज द प्रेम्बल ऑफ दिस एक्ट और दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। अब हम इस एक्ट के फर्स्ट सेक्शन पर हैं स्टूडेंट। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट के जो फर्स्ट सेक्शन है उसका क्या नाम है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इज दैट क्लियर? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये जो एक्ट है क्या ये पूरे भारत में लागू होता है? नहीं, ये पूरे भारत पर लागू नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के पूरे राजस्थान जो स्टेट है उस पूरे स्टेट पर लागू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का क्या है, एक लोकल लॉ है, इट्स अ लोकल लॉ, इट्स नॉट अ जनरल लॉ, ओके। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो एनफोर्समेंट डेट क्या था? 11 नवंबर 1992। इज दैट क्लियर? तो इट्स अ सेक्शन नंबर 1। क्लोज 1 इसके शॉर्ट टाइटल को बताता है, ठीक है। क्लोज 2, ये जो क्लोज 1 है ना, ये इसका जो क्लोज 1 है ये क्या है? ये शॉर्ट टाइटल है, ये इसका शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। यहां पे ना, यहां पे 3 शब्द हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो क्लोज नंबर 1 इज रिलेटेड टू द शॉर्ट टाइटल। क्लोज नंबर 2 इसके एक्सटेंट के बारे में बताता है कि इसका एक्सटेंशन कहां तक है, तो पूरे राजस्थान पर है। और जो क्लोज नंबर 3 है वो इसके कमेंसमेंट को बताता है, कमेंसमेंट। तो इसका कमेंसमेंट कब से है स्टूडेंट? 11 नवंबर 1990। तो ये है आपके सेक्शन नंबर 1 का पोस्टमार्टम, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इस एक्ट को करेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लिया, सो देन आई प्रॉमिस टू यू स्टूडेंट्स कि आपका यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा है और आगे हम इसके एमसीक्यू को भी सोल्व कर लेंगे और आप एक एक एमसीक्यू को खुद सोल्व कर लेंगे अगर आपने इस पूरे 8 सेक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो। सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन नंबर 2 में क्या है? डेफिनेशन है। नाउ हियर आर द 4 डेफिनेशंस, बट जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मीन्स जो रियल डेफिनेशंस हैं वो 3 हैं। जो 4th क्लोज है डेफिनेशन का वो एक जनरल क्लोज है, ओके, वो कुछ डिफाइन नहीं करता है। तो जो सेक्शन नंबर 2A है, सेक्शन नंबर 2A, वो बात करता है एग्जामिनेशन सेंटर की। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जामिनेशन सेंटर? सेक्शन 2B बात करता है व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होते हैं। और सेक्शन 2C बात करता है व्हाट डू यू मीन बाय द अनफेयर मीन्स। आपको याद है एक्ट में क्या था? एक्ट में किसका नाम था स्टूडेंट? एक्ट में नाम था अनफेयर मीन्स का। देखिए अनफेयर मीन्स, तो ये अनफेयर मीन्स कहां डिफाइन है? सेक्शन 2C में। अनफेयर मीन्स, द वर्ड अनफेयर मीन्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2C। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो इवन आप 10th के एग्जाम देने जाते हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई अपनी वैकेंसी का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस है एंड दैट इज अ एडमिट कार्ड, ओके। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसका एक एडमिट कार्ड आता है। 10th के एग्जाम में भी आता है, 12th के एग्जाम में भी आता है। यूनिवर्सिटी का आप कोई भी अपना एग्जाम देने जाते हो तो आपको उसमें एडमिट कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जिसके साथ आप कैपेबल हो जाते हैं, यू आर द राइटफुल पर्सन फॉर दिस एग्जाम,
कि आप उस एग्जाम के लिए एक राइटफुल पर्सन है और आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर उस एडमिट कार्ड पर, उस रोल नंबर पर एक एग्जाम सेंटर का नाम होता है। ठीक है, क्या होता है? एग्जाम सेंटर पर। उस एग्जाम सेंटर पर आपको जाकर अपना एग्जाम देना होता है। तो ये वही है कि एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर मींस एग्जाम सेंटर, जो आपके एडमिट कार्ड पर, जो आपके रोल नंबर पर मार्क होकर आता है, हाईलाइट होकर आता है, दैट इज कॉल्ड अ एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर मींस एनी प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन सेंटर क्या है? कोई भी प्लेस, एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी ऐसा प्लेस जिसको फिक्स किया गया है एग्जामिनेशन के लिए। वो कोई स्कूल भी हो सकता है, वो कोई कॉलेज भी हो सकता है, वो कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो किसी यूनिवर्सिटी की कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग भी हो सकती है, एनीथिंग। इज दैट क्लियर? तो कोई भी प्लेस, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इवन वो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का अपना हॉल भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जो होते हैं उनका हॉल होता है अपना, वो हॉल में भी एग्जाम करा लेते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ही तो करना है, आप कहीं भी कर लीजिए अरेंजमेंट तो। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि एग्जाम सेंटर कौन हो सकता है? एनी प्लेस, बट वो फिक्स किया गया है किसके लिए? पब्लिक एग्जामिनेशन, होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन को होल्ड कराने के लिए फिक्स किया गया है। एंड इंक्लूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंक्लूड्स है द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। आप एग्जाम देने के लिए गए स्टूडेंट, और वहां पर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग अटैच की हुई है। तो क्या जिस बिल्डिंग में आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है या पूरा प्रीमाइसेस एग्जामिनेशन सेंटर है? तो याद रखना, कंप्लीट प्रीमाइसेस इज योर एग्जामिनेशन सेंटर। इट्स नॉट रिलेटेड टू जस्ट अ बिल्डिंग। ओके, ये सिर्फ एक बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रीमाइसेस क्या है? आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रीमाइसेस आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो याद रखना, उस प्लेस से कोई भी प्रीमाइसेस अटैच है अगर, तो वो भी क्या है? वो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में इंक्लूड की गई है। तो सेकंड ए क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, 2A हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम इज, सॉरी एग्जाम नहीं है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक एग्जामिनेशन। अब ये पब्लिक एग्जामिनेशन है क्या? अब बार बार पढ़ रहे हैं आपने जो डेफिनेशन, जो इसका एक्ट का नाम है उसमें भी देखिए आप दोबारा से, जो आपने पढ़ा है एक्ट का नाम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। अब ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन है ये है क्या? और ये जो अनफेयर मीन्स है ये क्या है? तो ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन वर्ड है ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज बी में, और इसको आपको रीड विद करना है अपने शेड्यूल के साथ। शेड्यूल के साथ रीड विद शेड्यूल। पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C। इज दैट क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन? अब इस पब्लिक एग्जामिनेशन से हम क्या समझे? क्या है ये पब्लिक एग्जामिनेशन? क्या सारे एग्जाम, जितने भी राजस्थान स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, क्या वो सारे एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन है 1992 के एक्ट के हिसाब से? ठीक है, आइए इसको समझते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन मींस एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको सेक्शन 2 क्लोज बी के साथ क्या पढ़ना है? शेड्यूल को पढ़ना है। ओके, पब्लिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है जो इस एक्ट के शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं। इट मींस दैट कि अगर आपको जानना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट कि कौन से एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन है, तो आपको देखना होगा सबसे पहले शेड्यूल को। तो चलिए आइए शेड्यूल को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज योर शेड्यूल। इज इट विजिबल? ओके, यस, ये आपके शेड्यूल हैं। टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट? टोटल नंबर आर 8। यहां पर 8 तरह के एग्जाम बताए हुए हैं जो ये कहते हैं कि पब्लिक एग्जामिनेशन ये है। बट ये था 1992 का परसेप्शन। ये क्या था? ये 1992 का परसेप्शन था। बट जब से 2022 का एक्ट आया है,
यहां से ये जो 3 नंबर है, ये 5, 6, 7 और 8, ये सब डिलीट हो गए हैं, डिलीटेड, ये सब डिलीटेड हो गए हैं। याद रखना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, 1992 का जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें ये 8 एग्जाम थे, यानी कि ये 8 के 8 एग्जाम क्या माने जाते थे, पब्लिक एग्जाम माने जाते थे अकॉर्डिंग टू द 1992 एक्ट। बट जब से 2022 का एक्ट आया है, तो 2022 के एक्ट आने की वजह से एग्जाम नंबर 3, एग्जाम नंबर 5, एग्जाम नंबर 6, एग्जाम नंबर 7 एंड एग्जाम नंबर 8 डिलीटेड बाय 2022 एक्ट। अब ये जितने भी एग्जाम हैं ये सारे शिफ्ट हो गए हैं आपके 2022 के एक्ट में। ये आपको सबब कहां मिलेंगे, जब आप 2022 का एक्ट पढ़ेंगे। इट मींस दैट 1992 के एक्ट के हिसाब से अब जो हम करंट की बात कर रहे हैं उसमें आपके सिर्फ 3 एग्जाम ही पब्लिक एग्जामिनेशन माने गए हैं, ओनली 3 एग्जाम। और वो 3 एग्जाम कौन से हैं स्टूडेंट, देखिए, फर्स्ट, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 1957। मेन है यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हर एक स्टेट का क्या होता है, अपना बोर्ड होता है, एजुकेशन बोर्ड होता है। तो वो एजुकेशन बोर्ड क्या है, 10th के 11th 12th के ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराता है, ठीक है, सारे जो स्कूलिंग एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है। तो जितना भी एजुकेशन बोर्ड है, और एजुकेशन बोर्ड कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उस पर ये 1992 का एक्ट अप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। इट मींस दैट ये तो हो गए आपके बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आपके एग्जाम करा रहा है, ठीक है, स्कूलिंग है ना, आप इसको याद रख सकते हैं, रिलेटेड टू द स्कूलिंग। बट ये वो एग्जाम हो गए जो कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश्ड है राजस्थान में और बाय द लॉ, उस पर भी ये 1992 का एक्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब अभी तक ये एक्ट किस पर अप्लाई हो रहा है, हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, स्कूलिंग एजुकेशन पर। इट इज नॉट अप्लाइड ऑन द वैकेंसीज, एनी काइंड ऑफ द रिक्रूटमेंट्स हियर। ओके, नाउ द थर्ड वन इज एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज इन द स्टेट। जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनके एग्जाम, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उन पर भी 1992 का ये एक्ट अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि 1992 का एक्ट जो अब है, करंट में सिचुएशन जो है वो ये है कि अब ये एक्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, कोई ऑटोनोमस कॉलेज है उसका कोई एग्जाम, सिर्फ उस पर अप्लाई होता है। अब ये जो लॉ, अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपका वैकेंसीज पर, रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं उन पर एग्जाम, उन पर अप्लाई नहीं होता है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो अब ये जो थर्ड है, 4th, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8, ये सब क्या है, ये सब आपको 1992 के एक्ट में नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 3 है ये, ठीक है, 1st, 3rd और ये आपका 4th, बस। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अनफेयर मीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन। किससे रिलेटेड है ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड है अनफेयर मीन्स। ओके, वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन। जब आप किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये अनफेयर मीन्स। ओके, यहां से शुरू होती है इसकी रियल डेफिनेशन। यहां से अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स बट वोट, देखिए, फर्स्ट, द अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अनफेयर मतलब, अनफेयर मीन्स का क्या मतलब है, कोई अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन। मुझे एमपी का शायद एक इंसिडेंट है जो मुझे याद आता है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, एमपी का या यूपी का, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, और सेकंड फ्लोर पर वो एग्जाम था, और बाहर से पर्सन, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे,
वो उनको लगातार कोई स्लिप थी, आंसर चिट थी, क्या था क्या नहीं था, लगातार उनको प्रोवाइड कराते जा रहे थे और पूरा भीड़ लगा हुआ अपने बच्चों को वो आंसर सीट चिट जो भी है वो सब कुछ प्रोवाइड कराना। तो ये क्या है? इट इज अनफेयर मीन्स। इज इट क्लियर? अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन। जब आप किसी भी पर्सन से क्या लेते हैं? अनऑथोराइज्ड हेल्प लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अंडर द अनफेयर मीन्स। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, फ्रॉम एनी मटेरियल रिटर्न। आप कोई हेल्प लेते हैं किससे? ये सेकंड है, आप कोई मटेरियल रिटर्न से हेल्प लेते हैं, ठीक है? या तो आप अनऑथोराइज्ड हेल्प लेते हैं फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन, या फिर फ्रॉम एनी मटेरियल रिटर्न। ओके, ठीक है। थर्ड, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड। या तो कोई रिकॉर्डेड हेल्प है वो या प्रिंटेड है, कोई भी हो सकती है। इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर और द यूज ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट, किसी भी तरीके से ब्लूटूथ लगाकर आप जाते हैं, आप स्मार्ट वॉच पहनकर जाते हैं, बात समझ में आ रही है? आप स्मार्ट वॉच पहनकर जाते हैं, ब्लूटूथ लेकर जाते हैं, आप मोबाइल फोन लेकर जाते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाते हैं, और आप कोई अपनी चिट लेकर जाते हैं, रिटर्न मटेरियल, हाँ आप लेकर जाते, बहुत बार लेकर जाते हैं ना स्टूडेंट्स, आप कुछ लिख कर लेके जाते हैं अपने हाथ पर, तो आप कोई भी साधन यूज कीजिए, वो क्या है? दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द अनफेयर मीन्स एंड इट इज अ पनिशेबल एंड प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट। और वो इस एक्ट से प्रोहिबिटेड भी है और साथ में वो पनिशेबल भी है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं करना है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड। तो उस पर इंडियन पीनल कोड की ही वो डेफिनेशन अप्लाई होगी, यानी कि इस एक्ट में कोई वर्ड यूज किया गया है बट वो वर्ड इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बट वो वर्ड आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में कहिए अब तो, या फिर इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया गया है, तो फिर स्टूडेंट क्या है? उस पर वो इंडियन पीनल कोड का ही डेफिनेशन अप्लाई होगा इस एक्ट पर, ठीक है? यानी कि इस एक्ट का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है? आईपीसी के साथ, इंडियन पीनल कोड। क्लियर? वेरी गुड। सेक्शन नंबर 1, short title, extent and commencement. Section number 2, definition. Here are the 4 clause A, B, C and D. A में क्या है स्टूडेंट? A में क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर। B में क्या है? B में क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन। C में क्या है? अनफेयर मीन्स। और D में क्या है? आईपीसी के प्रोविजन अप्लाई होंगे, ठीक है? 4 क्लोज याद रखना एग्जाम में, ठीक है? चलिए, नाउ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले और 4 को स्टार्ट करने से पहले याद रखना, यहां पर है ना 3 सेक्शन है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 3, 4 और सेक्शन नंबर 5। आफ्टर डेट सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6A एंड सेक्शन नंबर 7, और उसके बाद है सेक्शन नंबर 8। ये हमारा लास्ट सेक्शन है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, ये जो तीनों सेक्शन है ये ऑफेंसिस के लिए, यानी कि इसमें ऑफेंसिस को मेंशन किया गया है। आपके कौन से एक्ट ऑफेंस हैं? विच एक्ट डिक्लेयर्ड ऑफेंस बाय दिस एक्ट? ओके, एंड दैट इज अ सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5। सेक्शन नंबर 6, 6A एंड सेक्शन नंबर 7 ये हमें बात करते हैं पेनल्टी की। इट मीन्स दैट जिन एक्ट को आपको करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है और जो ऑफेंस है, और अगर आपने वो किया है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? तो उसकी पेनल्टी है आपकी सेक्शन नंबर 6, 6A और सेक्शन नंबर 7 के अंदर, ठीक है? और सेक्शन नंबर 8 हमारा जनरल सेक्शन रहेगा, जनरल सेक्शन, जनरल प्रोविजन। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 3, 4, 5 को, बिकॉज दीज आर द सेक्शन रिलेटेड टू द एग्जाम, ऑफेंसेस। ओके, सेक्शन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स को डिफाइन तो कर दिया गया है, कहां डिफाइन किया है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 2C के अंदर,
कहाँ है अनफेयर मीन्स? सेक्शन नंबर 2C में। पर क्या सिर्फ उसको डिफाइन कर देने से वो ऑफेंस बन जाता है? नहीं, आपको उसको डेफिनेशन के साथ साथ आपको उसको प्रोहिबिट भी करना होगा, है ना। यू मस्ट प्रोहिबिट इट। सो सेक्शन नंबर 3 क्या कर रहा है? अनफेयर मीन्स के यूज को क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। अनफेयर मीन्स क्या है? जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, है ना, ब्लूटूथ, रिटर्न मटेरियल फ्रॉम एनी अदर पर्सन से आप कोई हेल्प लेते हैं, कोई गैजेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, एनीथिंग एल्स। ओके, चलिए। नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में किसी भी अनफेयर मीन्स को यूज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी पर्सन किसी भी अनफेयर मीन्स को किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में यूज नहीं करेगा। अगर उसने वो प्रोहिबिशन किया गया है, प्रोहिबिट है, आप यूज नहीं करेंगे, बट इफ यू यूज इट सो देन इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 6। इज इट क्लियर? अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको यूज करते हैं तो फिर ये पनिशेबल है सेक्शन नंबर 6 से। ओके, चलिए, तो पब्लिक एग्जामिनेशन आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अनफेयर मीन्स कहां है स्टूडेंट? सेक्शन 2C में। और पब्लिक एग्जामिनेशन कहां है? सेक्शन 2B में। रीड विद शेड्यूल, रीड विद शेड्यूल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4, unauthorized possession और disclosure of question paper। unauthorized possession और disclosure of question paper। अच्छा, आपने ना बहुत बार ये न्यूज़ सुनी होगी कि एक एग्जाम था और उस एग्जाम होने से पहले किसी के व्हाट्सएप पर वो एग्जामिनेशन पेपर आ गया, होने से पहले पेपर लीक हो गया, है ना, और या फिर किसी के पास वो पेपर देखा गया है पहले, एग्जामिनेशन होने से पहले उसके पास उसका पोजीशन था उस पेपर का, तो वो क्या है? सेक्शन नंबर 4 एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑल्सो। ओके, देखिए, नो पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथोराइज्ड, कोई भी पर्सन जिसको लॉफुली ऑथोराइज नहीं किया गया है, नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथोराइज्ड और परमिटेड बाय virtue of his to do so shall before the time fixed for the distribution of question paper। very important, here is the keyword and that is a before, very important students, मार्क करना इसको। जो टाइम फिक्स था कि 2 बजे से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना है, 2 बजे से, ठीक है, पेपर का टाइम डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या है? 2 बजे है। उस 2 बजे से पहले, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन, तो वहां पर क्या हो जाता है? इस तरह से कोई सिचुएशन बनती है, आगे हम इस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर 2 बजे से पहले, यानी कि जो टाइम फिक्स किया गया है क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, किसको? एग्जामिनीज को, यानी कि जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको, उससे पहले अगर क्या हो जाता है, देखिए, उससे पहले क्लोज ए, प्रोकर और अटेम्प्ट टू प्रोकर और possess such question paper or any portion or copy thereof, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले किसी भी पर्सन के पास कोई, वो प्रोकर, उसके पास अटेम्प्ट टू प्रोकर वो उसको करता है या उसके पोजीशन में है, कोई भी क्वेश्चन पेपर या उस क्वेश्चन पेपर का कोई भी पोर्शन या उस क्वेश्चन पेपर की कॉपी। 3 वर्ड यूज हुए हैं यहां पर, ध्यान से रखना, या तो वो क्वेश्चन पेपर ही, ठीक है, या उस क्वेश्चन पेपर का कोई पोर्शन, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं है पर 10 क्वेश्चन है वहां पर मैथ के, है ना, मैथ के 10 क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं बस, ठीक है, या फिर उसकी कोई कॉपी। इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन विच ही नोज और ही हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और derived फ्रॉम और टू हैव अ बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर, या फिर वो जानता है, which he knows or has reason to believe कि it is related to the question paper, तो then it is a prohibited, it's a unauthorized possession or disclosure of the question paper and it is punishable under section number 6। किसी भी पर्सन के पास क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले
कोई भी क्वेश्चन पेपर का कोई भी पार्ट, कोई भी कॉपी, कोई भी पूरा क्वेश्चन पेपर उसके पोजीशन में है, ठीक है, या फिर डिस्क्लोज किया गया है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, तो वो सेक्शन नंबर 4 में क्या है, ऑफेंस माना गया है। याद रखना, इट इज एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 6। ओके, चलिए सेक्शन नंबर 5 के पास चलते हैं। सेक्शन नंबर 5 स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन अनट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेक्शन नंबर 4 था वो किससे रिलेटेड था? वो उस पर्सन से रिलेटेड था जिसको उस काम के लिए ऑथोराइज ही नहीं किया गया था, और वो क्या कर रहा है, उस किसी भी पर्सन के पास में कोई भी पेपर का क्या मिलता है, पोजीशन मिलता है, ठीक है, या उसको वो क्या करता है, या वो उसको डिस्क्लोज करता है, और वो उस पर्सन के बारे में बताया गया है जो पर्सन उसके लिए ऑथोराइज नहीं था। पर तब क्या हो, जब एक इंटरेस्टेड पर्सन, उस काम से जो इंटरेस्टेड है, वो ही पर्सन उस पेपर को लीक करे, तो वहां पर है सेक्शन नंबर 5, वो ऑफेंस है सेक्शन नंबर 5 का। याद रखना, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्शन? सेक्शन नंबर 4 में वो पर्सन पनिशेबल है जिसको लीगली ऑथोराइज ही नहीं किया गया था उस काम के लिए। आपको, आपकी एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी नहीं है, आप एग्जामिनेशन हेड नहीं हैं, ठीक है, आप जो आते हैं हमारे विजुअलाइजर, आप वो नहीं हैं, ठीक है, आपको इस एग्जाम में किसी भी तरीके से आपका कोई ऑथोराइजेशन नहीं है, फिर भी आपके पास वो क्वेश्चन पेपर कहां से आया, क्यों आया? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5, आप एग्जामिनेशन हेड हैं सेंटर के, ठीक है, आपकी इस एग्जाम में ड्यूटी है, आप विजुअलाइजर हैं इस एग्जाम के, सब कुछ, और अगर वो पर्सन क्या करता है, लीकेज करता है, तो वहां पर सेक्शन नंबर 5, यानी कि सेक्शन नंबर जो 4 है वो उस पर्सन के लिए है जिस पर्सन को इस वर्क के लिए, इस एग्जाम के लिए कोई ऑथोराइजेशन ही नहीं था। अब वो कोई भी आउटसोर्स लगा के अपना वो कहीं से उसने क्या करवाया है, पेपर को निकलवाया है, पर उसके पास कोई ऑथोराइजेशन नहीं था। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, वो पर्सन इंटरेस्टेड है, ऑथोराइज्ड है, उसके पास पेपर नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? पर अगर वहां से भी पेपर लीक होता है तो तब क्या सिचुएशन होगी? तो सेक्शन नंबर 5 बात करता है। याद रखना स्टूडेंट, जब पेपर होते हैं ना, वैकेंसीज के भी कोई भी पेपर होते हैं, तो प्रॉपर वो बॉक्स में पेपर जाते हैं, ठीक है, और सील होती है, और पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग होता है मोबाइल से, कैमरे से, जब वो पेपर को ओपन करते हैं। वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वहां पर विजुअलाइजर होता है, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर होता है बहुत बार, तो इस तरीके से, और 2 कोई भी टीचर्स उस स्कूल के, तो पूरा एक सेफ्टी के साथ। पर अगर वहां से ही कोई पेपर लीक करे तो सेक्शन नंबर 5। ओके, चलिए। नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन शैल, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वेयर इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली divulge or cause to be divulged or make known to be any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him। अगर कोई भी पर्सन जिसको इंटरेस्ट किया गया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइवल्ग है, ओके, और उसके पास इंफॉर्मेशन है और उसको नॉलेज है, तो अगर वो ऐसा पाया गया है, ऐसा करता हुआ, तो वहां पर सेक्शन नंबर 5 उसको पनिश करेगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। ओके, एक्सेप्शन क्या है, अगर उसको परमिट किया गया है, ठीक है, तो फिर सही है, उसको अगर परमिट किया गया है तो फिर सही है, अगर परमिट नहीं किया गया है तो फिर पनिशेबल है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5, तो यहां पर जो ऑफेंस है वो सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 3, 4, 5, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। सेक्शन नंबर 3 और 5 में, 4 और 5 में क्या बताया गया है स्टूडेंट, ऑफेंसेस बताए गए, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस क्या है स्टूडेंट, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स को यूज करने से प्रोहिबिट करता है सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस,
ठीक है, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है, जिस किसी भी पर्सन के पास क्या है, पेपर का पोजीशन है या फिर अनलॉफुल, या फिर एक तरीके से मान लीजिए कि उसको डिस्क्लोजर किया गया है क्वेश्चन पेपर को, तो उसके ऑफेंस की बात करता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5, जिस पर्सन को अनट्रस्ट किया गया था उस वर्क से, वो इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, लीकेज में, ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन अनट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क, सेक्शन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इनकी पेनल्टी को पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पनिशमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट। सेक्शन नंबर 6 प्रोवाइड द पनिशमेंट और द पेनल्टी। ओके, whoever contravene or attempt to contravene or abet the contravention of the provision of section number 3 or section number 4 or section number 5 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or which may extend to 2000 rupees or with both। स्टूडेंट ये 1992 का प्रोविजन है, ठीक है, 1992 का प्रोविजन है और इसको आपको चेंज करना है, ठीक है, ये आपको सेक्शन इस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चेंज हो गया है सेक्शन पूरा, सेक्शन नंबर 6, ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, सेक्शन नंबर 6 की पेनल्टी को देखिए, ध्यान से समझना। सेक्शन नंबर 3 का पेनल्टी अलग है और सेक्शन नंबर 4 और 5 की पेनल्टी अलग है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की पेनल्टी के बारे में, तो वही लिख लेते हैं जहां पे हमने सेक्शन पढ़ा था। सबसे अच्छा है कि आप वहीं कर लीजिए जहां पर आपने सेक्शन पढ़ा है ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 3, prohibition of use of unfair means, no person shall use unfair means at any public examination। तो इसका पनिशमेंट कितना होगा, पनिशमेंट क्या है स्टूडेंट, इसका पनिशमेंट लिखिए, इसका पनिशमेंट है स्टूडेंट एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और विद बोथ, ठीक है, क्या है 3 years और 2000, ठीक है, 2000 फाइन और बोथ, ये इसका पनिशमेंट है। सेक्शन नंबर 3 ईयर का पनिशमेंट कितना है, सेक्शन नंबर 3 का पनिशमेंट कितना है स्टूडेंट, इसका पनिशमेंट है 3 इयर्स का सेंटेंस, और याद रखना यहां पर और है, एंड नहीं है, ठीक है, या फिर 2000 रुपए फाइन या फिर दोनों, ठीक है, इट्स अ पनिशमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 3। तो इसको यहां पर ही लिख लीजिए सेक्शन, आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 में जो पनिशमेंट मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 3 साल का पनिशमेंट या 2000 रुपए फाइन या फिर दोनों भी मिल सकता है, सेक्शन नंबर 3। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। चलिए, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 का पनिशमेंट बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट, दोनों का एक ही पनिशमेंट है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं पनिशमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5, ठीक है। कितना पनिशमेंट है, तो स्टूडेंट लिखिए, shall not be less than 5 years, shall not be less than 5 years, but extend to 7 years। ध्यान से समझना, पनिशमेंट कितना है, पनिशमेंट है नोट बी लेस देन, 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं होगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल के लिए। अगर कोई भी पर्सन सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 का ऑफेंस करता है स्टूडेंट, तो याद रखना उस पर्सन के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कितना है, 5 साल, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कितना, 7 साल तक, ठीक है। और इसमें फाइन कितना है स्टूडेंट, तो फाइन है इसमें 10,000 रुपए, 10, और याद रखना यहां पर एंड है, एंड 10,000 रुपीज, ये और नहीं है, 10,000 रुपीज का फाइन होगा ही होगा, ठीक है। 10,000 तक का फाइन हो सकता है, ठीक है, उसमें 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, पर फाइन होगा जरूर इसमें। सेक्शन नंबर 3 की तरह नहीं है, फाइन ऑप्शनल नहीं है, फाइन यहां पर मैंडेटरी है सेक्शन नंबर 4 और 5 में। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन नंबर 3 का जो पनिशमेंट है वो कितना है स्टूडेंट, हाँ, सेक्शन नंबर 3 का पनिशमेंट है 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2,000 रुपए तक का फाइन, या 2,000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 का अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसकी क्या पेनल्टी है, उसमें कम से कम मिनिमम नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू द 7 years एंड द फाइन विच में एक्सटेंड टू द 10,000 रुपीज। ओके, चलिए
नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6A। सेक्शन नंबर 6A यहां पर मेंशन नहीं है, हम सेक्शन नंबर 6A को इंडिविजुअली समझते हैं। सेक्शन नंबर 6A, इट्स अ न्यूली एडिड सेक्शन बाय 2001 अमेंडमेंट एक्ट, बाय 2001 अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना कब से ऐड हुआ है ये, सेक्शन नंबर 6A 2001 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना इसको। ओके, ये बात करता है पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रोबरी। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रोबरी। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रोबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑफ क्वेश्चंस पेपर। इट्स अ मार्जिनल हेडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 6A। इट मीन्स दैट अगर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर की चोरी करते हैं। 3 इडियट्स मूवी याद है स्टूडेंट, है ना? 3 इडियट्स मूवी में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर को चोरी करते हैं ना, थेफ्ट करते हैं, या उसमें एक्सटॉर्शन में शामिल होते हैं क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, या फिर रोबरी कमिट करते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, रोबरी। ओके, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में अब ऑब्वियसली क्या है, थेफ्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, है ना? आप क्या पढ़ते हैं, आईपीसी में ऑफेंस पढ़ते हैं ना, आईपीसी में ऑफेंस है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। तो क्या है चैप्टर नंबर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑफेंस आते हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी, ये भी आते हैं, तीनों ये भी आते हैं, ठीक है। डकैती भी है, पर डकैती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आप उसको थेफ्ट, उसका एक्सटॉर्शन या उसकी रोबरी के लिए आप ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उसका पनिशमेंट सेक्शन नंबर 6A में दिया गया है, ठीक है। तो कितना पनिशमेंट है, तो इसका याद रखना वही है, नॉट लेस देन 5 इयर्स। ओके स्टूडेंट, नॉट लेस देन 5 इयर्स एंड विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, ठीक है। और फाइन कितना है, नॉट लेस देन 15,000 रुपीज और एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका पनिशमेंट देखिए, पनिशमेंट, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पनिशमेंट में किसकी, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस क्या है, नॉट लेस देन 5 इयर्स, 5 साल से कम नहीं होगा, एक्सटेंड टू 7 इयर्स, सेम है सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5, ठीक है। जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 6A की पेनल्टी में, तो वहां पर 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं होगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक। और जब हम फाइन की बात करें, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, फाइन की, तो फाइन में क्या है, फाइन नॉट लेस देन 15,000 रुपीज, ठीक है, एंड एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख, ओके। तो ये है सेक्शन नंबर 6 का पनिशमेंट, ठीक है। अगर सेंटेंस की बात करें तो 5 साल से कम नहीं होगा, 7 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फाइन की बात करें तो 15,000 से कम का फाइन नहीं होगा, विच मीन्स दैट नॉट लेस देन 15,000 एंड विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, दैट्स इट। क्लियर? दिस इज अ सेक्शन नंबर 6A। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 7, दिस इज सेक्शन नंबर 7, पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। आप क्या करते हैं, आप किसी को भी हर्ट करने के लिए कोई, मतलब आप पेनल्टी दी गई है फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। जब आप प्रिपरेशन करते हैं, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस ऑफेंस की जो पनिशेबल है सेक्शन नंबर 6 से। इट मींस दैट सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, यही तो ऑफेंस पनिशेबल है सेक्शन नंबर 6 से। तो सेक्शन नंबर 3, 4, 5 के ऑफेंस को करते हुए आप किसी पर्सन को क्या करते हैं, देखिए, whoever commits an offense punishable under section 6 have made preparation for causing death, causing hurt or assaulting or wrongfully restrained any person or for wrongfully restrained shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 5,000। आप कोई भी सेक्शन
3, 4, 5 के ऑफेंस को करते हुए किसी पर्सन को हर्ट की प्रिपरेशन करते हैं, आप कोई चाकू लेकर जा रहे हैं, छुरा लेकर जा रहे हैं, कोई आप अपनी गन लेकर जा रहे हैं कि अगर पेपर नहीं मिला तो हम शूट भी कर देंगे, ठीक है, तो हम उसको शूट भी कर देंगे। तो अगर आप ऐसी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं सेक्शन नंबर 3, 4, 5 के ऑफेंस को करने के लिए, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टू द प्रिपरेशन, उसकी डेथ कोज करने की, उसको हर्ट करने की, उसको असोल्ट करने की, उसको रोंगफुली रेस्ट्रेंट करने की प्रिपरेशन, ओके, तो देन यू आर पनिशेबल बाय द 3 years पनिशमेंट एंड 5,000 रुपीज। 3 साल तक की पनिशमेंट आपको हो सकती है और उसमें 5,000 रुपए तक का फाइन आप पर लगाया जा सकता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नाउ सेक्शन नंबर 8, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, पावर टू अमेंड शेड्यूल। इस शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास है? जो अभी हमने नीचे शेड्यूल पढ़ा था ना, या तो वहां पर जो शेड्यूल करने की पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इट्स अ लोकल लॉ, सो ऑब्वियसली सीधी सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 8 सेक्शन। आई होप कि आपको बेरेट अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर हो गया है। अब हम इसी एक्ट से रिलेटेड जो इसके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? चलिए, ओके स्टूडेंट, तो एक्ट तो आपने कंप्लीट हो गया है ना। तो टोटल सेक्शंस 8 सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 1 शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन A, B, C and D। The clause A is related to the examination center, B is related to the public examination, C is related to the unfair means, and the fourth one is the IPC is applied, okay। Section number 3, 4, 5, these 3 sections are related to the offenses। सेक्शन नंबर 3 किस ऑफेंस से रिलेटेड है? जब आप अनफेयर मीन्स को यूज करते हैं उसको प्रोहिबिट करता है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है कि आप क्या करते हैं, आपके पोजीशन में है कोई पेपर या आप उसको इलीगली आप उसको यूज करते हैं जब आपको ऐसा करने के लिए परमिट नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि जिस पर्सन को इंटरेस्टेड किया गया था अगर वहां से पेपर लीक होता है तो उसका पनिशेबल ऑफेंस किया गया है। सेक्शन नंबर 5 में 6, 6A एंड 7 पेनल्टी की बात करता है और 8 हमें कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है शेड्यूल को अमेंड करने का। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब हम इस एक्ट से रिलेटेड है ना सारे एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं जो भी इसके एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। तो ये जो एक्ट हमने पढ़ा है 1992 का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? तो आपको याद होगा जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहां बताया गया था? मैंने आपको बताया था प्रेम्बल में। जब हम इसका प्रेम्बल पढ़ रहे थे तो हमने इसके ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के इसके प्रेम्बल को पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली। टू प्रिवेंट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ये भी था। टू प्रोवाइडेड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद इट एंड इंसिडेंटल देयर टू, ये भी था। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 एक्सटेंड टू, ये कहां एक्सटेंड होता है? तो ये होता है होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन आया है सेक्शन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर? इट मीन्स दैट ये पूछ रहा है आपसे इनेक्टेड डेट। क्या है इनेक्टेड डेट स्टूडेंट? आप बताइए। हाँ, इनेक्टेड डेट है 8 नवंबर 1992। एसेंट डेट पूछ रहा है, गवर्नर का एसेंट कब हुआ है? 8 नवंबर 1992 को। एनफोर्समेंट डेट क्या है? एनफोर्समेंट डेट बताइए साथ में, 11 नवंबर 1992। ये एनफोर्समेंट डेट है। 8 नवंबर क्या है? इनेक्टेड डेट है। 11 नवंबर इसका एनफोर्समेंट डेट है। कंफ्यूज मत होना, गलत मत कर आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द वर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, ये जो एग्जामिनेशन सेंटर वर्ड है कहां डिफाइन है बताइए? सेक्शन नंबर 2B में डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 2B में एग्जामिनेशन सेंटर व्हाट हैज बीन इंक्लूडेड, इसमें क्या इंक्लूड है? एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर द होल्डिंग, ये भी है। एंटायर प्रेमाइसेस अटैच, ये भी है। सो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, 1 and 2 बोथ। ओके, डेफिनेशन में हमने अच्छी तरह से इस दोनों पॉइंट को समझा था, ठीक है।
इसलिए कहते हैं कि अगर आपने बेरेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है ना तो आपको एमसीक्यूज है ना बहुत आसानी से आपके सोल्व हो जाते हैं, उसमें आपको ना हार्डवर्क नहीं करना होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 विच एग्जामिनेशन डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ अ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब देखिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होता था पहले 1992 में, बट यहां पर ये पुराने एक्ट से ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, वैसे तो अब ये भी नहीं होते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम भी नहीं होता है, यूपीएससी का एग्जाम भी इसमें नहीं होता है, पहले होते थे 1992 में, बट क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को 1992 के हिसाब से करें तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। व्हाई? बिकॉज यहां पर मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, एमपी सर्विस कमीशन, अब राजस्थान का लोकल एक्ट है तो एमपी सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन पर काहे अप्लाई होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 विच एग्जामिनेशन हैज बीन स्पेसिफाइड एज पब्लिक एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द 1992 के हिसाब से ये सारे के सारे एक्ट क्या हैं? पब्लिक एग्जामिनेशन है, बट एट द प्रेजेंट टाइम आपकी जो शेड्यूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जामिनेशन ही पब्लिक एग्जामिनेशन है, पर क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहां पर काम नहीं करेगा प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में सिर्फ 3 एग्जाम ही 1992 के हिसाब से पब्लिक एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना। ओके, नेक्स्ट, अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 विच एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड एज पब्लिक एग्जामिनेशन। अब देखिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, जब हम क्लोज नंबर 4 को पढ़ रहे थे तो वहां पर स्टूडेंट क्या यूज हुआ था? वहां पर हुआ था ऑटोनोमस कॉलेज, और यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है? ऑटोनोमस स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देंगे, याद रखना। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे शेड्यूल को तो वहां पर क्या वर्ड यूज था? ऑटोनोमस कॉलेज। तो जो ऑटोनोमस कॉलेज के एग्जाम है वो तो पब्लिक एग्जामिनेशन की लिस्ट में आते हैं, बट ऑटोनोमस स्कूल के एग्जाम इस लिस्ट में नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ एनी पब्लिक एग्जामिनेशन what means of unauthorized help from any person come within the definition of unfair means। तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपका अनफेयर मीन्स में आता है? ठीक है, तो याद रखना हमने ये भी पढ़ा था रिकॉर्डेड और प्रिंटेड मटेरियल, हमने ये भी पढ़ा था अनऑथोराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, हमने अनऑथोराइज्ड अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट भी पढ़ा था। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और यहां पर किसकी बात हो रही है? सेक्शन नंबर 2C की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 2C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है? देखिए, नो पर्सन शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनेशन एट ए पब्लिक एग्जामिनेशन। यही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। वहां पर शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल का पॉइंट ही नहीं था, वहां पर क्या नहीं था? ये वाला वर्ड नहीं था। किसको पढ़ रहे थे जब हम सेक्शन नंबर 4 को जब हम डिस्कस कर रहे थे? किसको डिस्कस कर रहे थे? ये कहां से स्टेटमेंट है? सेक्शन नंबर 4 से स्टेटमेंट है। तो ये जो था ना शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा नहीं था वहां पर ये था कि आप क्या नहीं करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या फिर बिफोर द, है ना, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी पर्सन के पोजीशन में पेपर आ जाता है वो पनिशेबल ऑफेंस था। ठीक है, बट ये नहीं था कि नो पर्सन शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, कि स्पेसिफाइड टाइम से पहले कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करेगा। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 10, whoever uses unfair means in the public examination in contravention of section number 3 of this act or does any attempt or abatement in contravention of this section by what punishment he be punished। तो स्टूडेंट आपको याद है सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 में जब हमने पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 3 का पनिशमेंट क्या होगा? बताइए क्या होगा सेक्शन नंबर 3 का पनिशमेंट?
सेक्शन नंबर 3 का पनिशमेंट था स्टूडेंट 3 इयर्स का पनिशमेंट और 2000 रुपीज और बोथ। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है 3 इयर्स, फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1। ओके, 3 इयर्स, यहां पर 3 इयर्स तो सही है पर 5000 गलत है, ठीक है। ये 5 इयर्स गलत है क्योंकि 3 इयर्स था सिर्फ, ठीक है। ये भी गलत है, 5 इयर्स है यहां पर, ओनली 3 इयर्स था। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, whoever under section number 4 of this act before the specified time for distribution of question paper to the examinees at a public examination procures or attempt to procure or purchase such question paper or any portion of copy thereof then for the vote the punishment। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन नंबर 4 की पनिशमेंट आपसे जानना चाह रहा है। तो आपको याद है सेक्शन नंबर 4 का पनिशमेंट हमने पढ़ा था, क्या था सेक्शन नंबर 4 का पनिशमेंट? द पनिशमेंट नॉट लेस देन 5 इयर्स बट एक्सटेंड टू द 7 इयर्स। 5 साल से कम नहीं होगा और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक। और कितने रुपए का फाइन था? 10,000 रुपीज फाइन था। कितना था? 10,000 रुपीज। तो यहां पर ऑप्शन में फाइन के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वो आपसे सेंटेंस पूछना चाह रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है? इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स and with fine up to 10,000 rupees। So the correct option is 3rd। तो सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 दोनों का पनिशमेंट क्या है स्टूडेंट? सेम है, दोनों का पनिशमेंट सेम है, याद रखना, ठीक है। 5 इयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स एंड विद फाइन अप टू 10,000 रुपीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, whoever commits theft, extortion or robbery of question papers of any public examination at any time before the examination in such question paper is over shall notwithstanding anything to the contrary contained in the IPC would penalty punishment may be imposed on him। It means that section number 6A की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 6A की। तो 6A की पनिशमेंट कितनी थी? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रोबरी के केसेस में, याद आ रहा है आपको? हाँ, 5 इयर्स ही था, ठीक है। पनिशमेंट फाइन कितना था स्टूडेंट? कितना था? 15,000 रुपीज, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहां दिया हुआ है, द क्वेश्चन आंसर इज 4th। इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 इयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, सेम है सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5, बट पनिशमेंट डिफरेंट है सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 से। पनिशमेंट कितना है? shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। Is that clear? This is your question number 12। punishment अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। 13, whoever for commission of an offense under section number 6 of this act make preparation for causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of death or hurt or wrongful restraint for what penalty he shall be punished। It means that किस सेक्शन की पनिशमेंट पूछ रहा है? सेक्शन नंबर 6 की नहीं पूछ रहा है, याद रखना। यहां पर वो पूछ रहा है कि सेक्शन नंबर 6 में जो ऑफेंस कमीशन के बारे में बताया गया है उसकी कोई प्रिपरेशन करता है। तो यहां पर कौन सा सेक्शन की बात हो रही है? सेक्शन नंबर 7 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेक्शन नंबर 7 की बात हो रही है। और सेक्शन नंबर 7 का पनिशमेंट कितना था स्टूडेंट? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इंक्लूड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन। तो किसके पास अथॉरिटी है? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन कौन सा है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 8। सेक्शन भी याद रखिए साथ के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच पब्लिक एग्जामिनेशन वॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट बाय द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द ये 1992 का प्रीवियस प्रोविजन है, अब ये क्वेश्चन आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इसको साइड में रख दीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए इसको, ठीक है।
अंडर राजस्थान Public Examination Act, the word public examination includes the examination conducted by obviously the Rajasthan University of the Health Sciences. जहां पर भी यूनिवर्सिटी आएगा तो याद रखना यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम 1992 के एक्ट के अंदर कवर होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, वो हेल्थ साइंस है, वो मेडिकल साइंस है, वो कोई भी साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, एनीथिंग, ठीक है, उसके यूनिवर्सिटी के जितने भी एक्ट, जितने भी एग्जाम हैं, वो सारे के सारे एग्जाम क्या हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर कवर होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। A student was going to appear in a university examination. By chance, he found a question paper lying on the road. He read it and consulted his book. Afterwards, the same question paper was delivered to him in the examination. Has he committed any offense? No offense, cheating, unlawful gain, mischief. This is no offense. Why? Because of the intention. Because of the intention. सेक्शन नंबर 4 और 5 के अंदर ये डील नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, सो ये थे आपके इसके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, एमसीक्यूज को एक बार फिर अच्छी तरह से सोल्व कर लेना, एंड डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो और एमसीक्यूज को अच्छी तरह से सोल्व करते हैं तो इस एक्ट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी ही हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलेंगे जो होगा 2022 के एक्ट के बारे में। उसमें पूरे उस एक्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही उसको ये डिस्कस करेंगे कि उसमें जो सेकंड शेड्यूल है, जो उसमें पब्लिक एग्जामिनेशन जो उसमें चेंजेस हुए हैं वहां पर उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही में उसके एमसीक्यूज जो उसके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इसी तरह से हम अपने राजस्थान के तीसरे लोकल लॉ जिसका नाम है राजस्थान एक्साइज एक्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।